इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कि रूस फौज ने यूक्रेन के शहर खरसून में कब्जा कर लिया है। शहर के मेयर ने कहा है कि रूसी अफवाज ने रेलवे स्टेशन और खरसून की नदी की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। शहर के मरकजी चौक पर रूसी फौजियों ने मौजूदगी और रात के वक्त शहर की मरकजी इमारत के करीब लड़ाई की भी तस्दीक की गई है। ये शहर मास्को के जेर कंट्रोल क्रीमिया के करीब वाक़ है। इससे कबल क्रीमिया के रास्ते इस शहर पर हमले का खदशा भी जाहिर किया गया था। दूसरी जानिब रूसी फौज अब यूक्रेन के बड़े शहर खार्किव को भी कब्जे में लाने का मंसूबा बना रही है। यूक्रेन की फौज का कहना है कि रूसी फजाइया के दस्ते मशरकी यूक्रेन के शहर खार्किव में उतरे हैं। उसमें रूस यूक्रेन की दूसरे दौर की बातचीत होगी। इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। खार्किव में रात भर रूसी फौज की जारहत जारी रही। रूसी फौज रात भर यूक्रेनी फौज के ठिकानों समेत रिहायशी इलाकों पर बमबारी करती रही। रात देर रूसी अफवाज ने यूक्रेन के शहर ज़ैतोमीर में रिहायशी इलाकों पर फजाई हमला किया। यूक्रेन की रिहाइश इमरजेंसी सर्विस ने एक बयान में कहा कि इस हमले में 10 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 3 में आग लग गई। ये शहर दारुल हुकूमत कीव से तकरीबन 140 किलोमीटर मगरिब में है। वीडियो फुटेज में हंगामी कारकुनान की आग पर काबू पाने की कोशिशों को देखा गया है। इमरजेंसी सर्विस की इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक इस हमले में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में यूक्रेन के 95 एयर स्टॉल्ड ब्रिगेड के अड्डे को निशाना बनाया गया है। इसी बीच स्टेट ऑफ द यूनियन के खिताब के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका और हमारे इत्तेहादी नाटो की सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी हिम्मत से लड़ रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि पुतिन को मैदान जंग में फायदा हो सकता है, लेकिन वो मुस्तकबिल में तवील मुद्दत के लिए इसकी कीमत अदा करेंगे। बाइडेन ने ऐलान किया कि अमेरिका तमाम रूसी परवाजों के लिए अमेरिकी फजाए हदूद बंद करने में अपने इत्तेहादियों का साथ देगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मजीद कहा है कि अमेरिकी फौज यूक्रेन नहीं जाएगी, ताहम अमेरिका रूस पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां लगाएगा। उन्होंने कहा है कि आमिर को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। Turn soldiers defending their homeland. Turn soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, light will win over darkness. The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight, sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand and send an unmistakable signal to the world of Ukraine. Thank you. Thank you, thank you, thank you. She's bright, she's strong, and she's resolved. Yes, we, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II. The United States is a member, along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home
in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. हमारे साथ आलमी अमूर के माहिर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुहिबुल हक साहब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। अमेरिका की धमकी के बावजूद रूस अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए है, इसका क्या नतीजा? देखिए, रूस का जो ये मौक़िफ़ है उसमें हमें ये समझना चाहिए कि रूस को मजबूर किया गया इस पूरे एक्शन के लिए। जिस तरह से अमेरिका ने पहले 3 ममालिक को जो रूस के करीब हैं, यानी पोस्ट सोवियत स्पेस के हैं, उनको पहले नाटो और EU में शामिल किया, और जो एस्टोनिया, लिथुआनिया और लेटविया हैं, उसके बाद से जॉर्जिया और यूक्रेन को शामिल कर रहा जी, यानी जो 15 रिपब्लिक्स हैं उसमें से अगर 5 शामिल हो जाएं, और फिर यूक्रेन जो है रशिया के बॉर्डर पे है, तो अल्टीमेटली रशिया की तरफ अगर नाटो के मिसाइल्स और नाटो की फौजें मौजूद हों यूक्रेन में, तो रशिया डायरेक्ट थ्रेट समझता, और उसने कहा था कि रेड लाइन क्रॉस करना होगा अगर आप यूक्रेन को मेंबरशिप देते हैं तो। जी। दूसरी बात ये कि जो वहाँ टॉपिक हुई गवर्नमेंट, उसमें भी रशिया उसको वेस्टर्न कॉन्स्पायरेसी कहता है, जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट का वहाँ से खात्मा हुआ। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन पे अमेरिका और नाटो कंट्रीज की जिद अपने आप में एक वजह बनी, और रशिया के पास और कोई चॉइस नहीं थी ऐसी हालत में। तो अल्टीमेटली अगर वो ये नहीं करता तो रशिया कॉर्नर हो जाता चारों तरफ से, उसे तो ये करना ही था। अब तो खार्किव में भी फौज ने कब्जा कर लिया है, ऐसी खबर आ रही है, तो आने वाले वक्त में किस तरह का अंदेशा जाहिर किया जा सकता है? देखिए, आने वाले दिनों में होना यह है कि अल्टीमेटली नेगोशिएशन पे तो रशिया को भी आना होगा, क्योंकि सैंक्शन इस बार काफी सख्त लगाए जा रहे हैं। सारी यूरोपियन कंट्रीज भी मुत्तहिद हो गए हैं पहली बार, यानी नाटो अलायंस और यूरोपियन यूनियन, ये सब एक साथ मुत्तहिद हो गए हैं। चूंकि उनको भी ये समझ में आ रहा है कि रशिया जिस तरह से मिलिट्रली अपने आप को असर्ट कर रहा है एक मिलिट्री सुपर पावर की हैसियत से, वो उनकी जो हेजिमनी और डोमिनेशन रहा है पूरी दुनिया में, यानी सोवियत यूनियन के डिमाइज के बाद 1991 से लेके अगर आप देखें, एक पूरा यूनिपोलर डोमिनेंस रहा है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके अलाइज का पूरा गलबा रहा है। तो उस गलबे को रशिया ने मिलिट्रली चैलेंज किया है, जॉर्जिया में भी, यूक्रेन में भी और सीरिया में भी। राइट। तो ऐसी हालत में उनका एक तरफ से मुत्तहिद होना अब इस बात की तरफ इशारा करता है कि रशिया को वो काफी सख्त सैंक्शन का सामना करना पड़ेगा, और जो इंटरनल क्राइसिस, जब इकोनॉमिक क्राइसिस किसी कंट्री में डेवलप होती है, तो ये थोड़े दिनों तक तो रशिया सस्टेन करेगा, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली उसे नेगोशिएशन में आना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो क्रैक्स हैं यूरोपियन नेशंस में आपस में खुद ही जाहिर होने लगेंगे, क्योंकि एनर्जी और ऑयल की जो कीमत अगर वहाँ पे बढ़ेगी, तो जो इंटरनल अनरेस्ट पैदा होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, खास करके जहाँ पे बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, तो फिर अल्टीमेटली नेगोशिएशन पे आना पड़ेगा रशिया को, और विड्रॉ करना पड़ेगा कुछ टेरिटरीज से। वेस्ट ये इंसिस्ट करेगा कि आप क्रीमिया, जो 2014 में आपने जिस पे कब्जा किया था, उसे भी आप आजाद करें, और 2014 से पहले वाली जो पोजीशन है उस पर जाएं। सिमिलरली जॉर्जिया की बात लेकर के आएंगे, वेस्ट उससे नेगोशिएट जब करेगा, तो अल्टीमेटली ये एक डेडलॉक बहुत दिनों तक बना रहेगा रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में। बिल्कुल। अब आने वाले वक्त में क्या रूस को इस इक़दाम की कीमत चुकानी पड़ेगी? देखिए, ये जिसे कहते हैं अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपियन पावर्स ने, जैसे नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोप जो डोमिनेंट नॉर्थ कहलाता है ग्लोबल एरिना में, उसने आम तौर पे इकोनॉमिक सैंक्शन को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है, और कुछ स्कॉलर्स ने अमेरिका स्पॉन्सर्ड जो इकोनॉमिक सैंक्शन या वेस्ट का इकोनॉमिक सैंक्शन है, उसे इकोनॉमिक टेररिज्म का भी नाम दिया है, माशी दहशतगर्दी का भी नाम दिया है। राइट। तो ये माशी दहशतगर्दी आपने देखा ईरान के खिलाफ जारी है, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जारी है, ये माशी दहशतगर्दी सीरिया के खिलाफ जारी है, लेबनान के खिलाफ जारी है, रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया उन्होंने। तो अल्टीमेटली इसका जो ग्लोबल फाइनेंशियल और ट्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर वेस्ट का बहुत जबरदस्त गलबा है, और उस गलबे की वजह से वो इकोनॉमिक सैंक्शन को बहुत हद तक कामयाब कर ले जाते हैं, और उस तरह से जिनको उनको आइसोलेट करना होता है उनके ऊपर कभी WMD का इल्जाम लगा देते हैं कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, कभी टेररिज्म का इल्जाम लगा देते हैं, कभी डेमोक्रेसी के नाम पे, कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पे। ये काम वेस्ट कर लेता है, और यही वेस्टर्न हेजीमनी के खिलाफ ही रिएक्शन है जो रशिया का ये सेशन आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल। इस अहम मुद्दे पर मजीद भी आपके साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
यूक्रेन ने रूस पर नस्लकुशी का इल्जाम लगाते हुए आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 7 या 8 मार्च को अवामी समाअत करेगा। अदालत ने कहा है कि रूस को इस तरीके से काम करने की जरूरत है ताकि अदालत की तरफ से आर्जी इक़दामात की दरख्वास्त पर किए गए किसी भी हुक्म पर इसका मुनासिब असर हो सके। वहीं अब अमेरिका का कहना है कि रूस को यूक्रेन में अपनी फौजी सरगर्मियां रोकना होगा, यानी अब रूस को अपनी फौजी सरगर्मियां रोकनी होगी। इधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में आज रात रूस यूक्रेन जंग के मसले पर वोटिंग होगी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 193 ममालिक शिरकत करेंगे। इससे कबल हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के हंगामी इजलास में सलामती कौंसिल में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। UAE और चीन ने भी वोटिंग से गुरेज किया था। ताहम 11 वोटों से मामला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भेजने का फैसला किया गया। 1950 पे अब तक जनरल असेंबली के ऐसे सिर्फ 10 इजलास तलब किए गए हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का आज 7वां दिन है। रूस की जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं तो यूक्रेन भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। दोनों तरफ से काफी नुकसान भी हुआ है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाबंदियों और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव डालने की कोशिशें भी मुसलसल जारी है ताकि वो फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयां रोक दे, लेकिन हमला अब भी जारी है। हिंदुस्तान भी सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। हिंदुस्तान ने इंसानी इमदाद के तौर पर पोलैंड के रास्ते दवाइयों और दीगर इमदादी सामान की पहली खेप यूक्रेन रवाना कर दी है। सर अभी जो फैमिली रेजिस्टेंट हैं और ब्लैंकेट्स हैं जो वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्टूडेंट को यूज करने में सहायता करेंगे। और 167 के पैकेट है हमारे पास इसके ब्लैंकेट्स के, जिसमें लगभग 2500 के लगभग ब्लैंकेट्स हैं। एक टेंट में 4 से 5 लोग आने की कैपेसिटी है। 4x4 मीटर का हमारा टेंट है। नॉर्मल जो हम इंस्टॉल करते हैं इसमें ज्यादा कुछ मतलब टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली ये इंस्टॉल हो जाएगा। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों की वतन वापसी के लिए हुकूमत हिंद का ऑपरेशन गंगा जारी है। यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए हंडन एयरबेस से हिंदुस्तानी फजाइया के 2 तैयारे रोमानिया और हंगरी के लिए रवाना हुए हैं। आज 251 तलबा को लेकर एयर इंडिया का तैयारा दिल्ली पहुंच गया। इन तलबा के इस्तकबाल के लिए PMO में वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह पहुंचे थे। वजीर खारजा S जयशंकर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 6 परवाजें रवाना हुई है। इसमें पोलैंड से पहली परवाज भी शामिल है। आपका अभिनंदन करने के लिए कर रहे हैं। एक एक मिनट की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक सूचना उन तक पहुंच रही है। स्वयं वो स्थिति का आकलन करके हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और ये उन्हीं की व्यवस्था के अनुसार सारी कार्रवाई हो रही है और वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक व्यवस्था के अधीन एक एक करके ये फ्लाइट्स यहाँ पर आए और आपके लिए अपने घर तक पहुँचने तक की व्यवस्था की जाए। अब जब यहाँ से हम निकलेंगे बच्चों, तो नीचे हमारे हेल्प डेस्क बने होंगे स्टेट वाइज। In our city where we are coming, there is everything fine in its growth, so we don't face any trouble till now. It's fine for us. So now that you have come to India, how are you feeling about it? Obviously, we are feeling good because it's our hometown. Can you speak a bit louder and louder? Obviously, we are feeling good because it's our hometown. हमें वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी वहाँ पे और बच्चे हैं उनको भी जल्द से जल्द इवैक्यूएट करने का एम्बेसी से रिक्वेस्ट है हमारी। एंड व्हाटएवर दे गिव अस द फूड एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू पहले हमें इवैक्यूएट करने के लिए। एंड सिचुएशंस वर वेरी बैड इन एंड मैनी स्टूडेंट्स आर स्टक इन कीव एंड खार्किव। प्लीज डू फॉर देम एंड वी आर फ्रॉम उज़गोरोद। Where were you stuck? भैया रास्ता ब्लॉक हो गया। आई एम नॉट स्टक, वी आर इन द सेफ सिटी उज़गोरोद। दैट इज द सेफ सिटी इन ओनली इन यूक्रेन, बट मैनी स्टूडेंट्स आर स्टक इन कीव एंड खार्किव। प्लीज डू। यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे हिंदुस्तानी बाशिंदों को मदद का इंतजार है। वहां वतन वापसी के इंतजार में बैठे लोगों का कहना है कि हुकूमत हिंद को ऑपरेशन गंगा में तेजी लानी चाहिए। एक चीज़ बहुत सारे बच्चों ने मुझे कही कि
भारत का झंडा उनके लिए बहुत काम आया, क्योंकि जहां जिसने भारत का झंडा दिखा दिया वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था। तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज़ है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की, और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। क्या चलते यस मैम, वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे, फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाया, वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें उनको हेल्प मिल रही थी मैम जल्दी, इसमें ऐसी भारतीय झंडा काम आया। जी, भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम आए। मैडम देखिए, जैसे गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, वी आर हैप्पी, बट अगर फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी जाए तो काफ़ी लोगों का भला हो सकता है इसमें। और मैम जैसे अगर गवर्नमेंट हमें निकालने में हेल्प करने लग जाए, लाइक जैसे यूक्रेन के बॉर्डर से रोमेनिया आ रहे हैं, तो रोमेनिया में लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है, तो वहाँ पे अगर किसी को भेज दें एम्बेसी स्टाफ को और वहाँ से बच्चों को पिक कर लिया जाए, देन इट विल बी सुपर। आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। हम जब बॉर्डर पर पहुँचे वहाँ पे हज़ारों बच्चों की भीड़ थी, तो वहाँ पर तो बहुत बुरा सीन हो रखा है फ़िलहाल। वहाँ पे एंट्री भी बहुत मुश्किल से दे रहे हैं, और इतनी भीड़ में घंटों की लाइन में खड़े होने के बाद फिर वापस जाते हैं, हार के वापस जाना, फिर वापस से वहाँ पे हिम्मत जुटा के लाइन में लगना, बहुत सारा मुश्किल था। फिर वहाँ से निकल के इमिग्रेशन की लाइन में लगना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब। गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या? इंडियन गवर्नमेंट अब इतने ह्यूज अमाउंट में बच्चों को निकाल रही है, तो थोड़ा उनके लिए भी मुश्किल तो है ही ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, एकदम सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही नया था, क्योंकि वी डिडंट सीन लाइक दिस सिचुएशन बिफोर। अभी हम लोग वो सिचुएशन फेस करके आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं। तो जितना जल्दी हो सके जो स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हैं, हम लोग तो जैसे तैसे यहाँ निकल गए, यहाँ पर सेफ़ हैं, पर जो स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है। वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि खार्किव में और कीव में अभी सिचुएशन बहुत वर्स होता जा रहा है। अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, और हम फॉर्चुनेटली हम बहुत जल्दी निकल गए, पर अभी हम सुनने में आया कि कुछ बॉम्बिंग्स वगैरह हुई हैं। पर मैं चाहूँगा कि जो इंडियन एम्बेसी है वो थोड़ा सा जो लोग हैं उनको ओडेसा से बॉर्डर तक लाने का थोड़ा सा हेल्प करें, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो 800 किलोमीटर है, और वो वहाँ से बस लेना बहुत मुश्किल होता है। हमने खुद ये सब फेस किया है। पटना शहर की रहने वाली और यूक्रेन के वेनेशिया मेडिकल कॉलेज में MBBS की तालीम हासिल करने वाली तलबा निशा कुमारी के घर में खुशी का माहौल है। घर वाले कई दिनों से परेशान थे, लेकिन बेटी के घर वापसी आ जाने से हर तरफ खुशी का माहौल नजर आ रहा है। तकरीबन 200 मेडिकल तलबा के साथ रोमानिया से मुंबई के हवाई अड्डे पर पहुंची, इसके बाद वहां से पटना पहुंची। निशा ने वतन वापसी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया। साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी से यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान लाने की अपील की। मैं एक MBBS मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने MBBS विनिसिया से किया था, और जैसे कि ये सब माहौल स्टार्ट हुई तो मैं हॉस्टल में रहती थी। फिर वहाँ से हॉस्टल से हम लोग को रोमानिया बॉर्डर पे लाया गया। वहाँ पे हम लोग 48 घंटे बिना खाए, बिना सोए, बिना भूखे प्यासे हम लोग वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने की लाइन में रहे थे। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी बच्चे, 2000 से भी ज़्यादा बच्चे वहाँ पे पहुँच गए थे। टेर्नोपिल के और ये विनिसिया इन वानों के सारे बच्चे वहीं पे थे। और हम लोग जैसे निकले बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम लोग रोमानिया पहुँचे, वहाँ से फ़्लाइट टिकट्स वगैरह इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ मुंबई आए। मुंबई से भी बिहार सरकार ने हम लोग की बहुत मदद की। हम नीतीश कुमार जी, जिनको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और ये मैं एक शॉर्ट नोट देना चाहती हूँ।
रिस्पेक्टफुली पीएम नरेंद्र मोदी जी को कि जैसे हम लोग वहाँ पे फंसे हुए थे वैसे भी काफ़ी बच्चे हैं वहाँ पे अभी भी। तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी जैसे हम लोग निकल गए हैं यहाँ पे पहुँच गए हैं वैसे भी उनको हेल्प किया जाए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादातर खारकिव के काफी अरसे के बाद जम्मू कश्मीर की दारुल हुकूमत श्रीनगर में स्कूल खुल चुके हैं। सड़कों पर स्कूल की बसें दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। काफी खुश नजर आ रहे हैं स्कूल के बच्चे। स्कूलों में दोबारा रौनकें लौट आई हैं। तलबा का कहना है कि वो स्कूल खुल जाने से काफी खुशी महसूस करते हैं। नहीं, इट्स फीलिंग अमेजिंग बिकॉज बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अब नया एनवायरनमेंट देख रहे हैं। इतने साल हो गए, मतलब घर पे बैठे हुए परेशान हो गए थे हम, तो अब तो भी कुछ नया लग रहा है, तो नया एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आई एम रियली हैप्पी। नॉर्मल जब आप स्कूल आते थे और आज में आप बड़ा इंतजाम है। आई एम जस्ट सो शॉक्ड, यू नो, सारे ऐसे वेलकम के लिए आए हुए, मैं इतनी परेशान। अब बहुत मतलब अब आदत नहीं रही ना अब स्कूल जाने की, तो घर पे ही बैठे थे, तो अब मैं जब स्कूल आ रही हूँ और ऐसा वेलकम हो रहा है, आई एम फीलिंग रियली हैप्पी। बहुत खुशी हो रही है। आज 2 साल बाद हम स्कूल आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर है, लेकिन लास्ट ईयर हम नहीं आए स्कूल बिकॉज ऑफ कोविड ऑब्वियसली। आज लेकिन हम बहुत खुश है कि स्कूल खुल रहे हैं, काफी खुशी हो रही है। ये जो माहौल आपको देखने को मिला यहाँ पे, अच्छा लग रहा है, वेलकम कर रहे हैं हमें। और हम फर्स्ट टाइम यहाँ मतलब ना क्लास देने आ रहे हैं कोठी बाग में। इससे पहले हम दूसरे स्कूल में पढ़ते थे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल देख के, काफी ये जैसा फेस्टिवल टाइप लग रहा है। सो थैंक यू। मुझे ये बताइए रुमैसा जी, बड़ी सेलिब्रेशंस हैं, आज स्कूल ओपन हो रहे हैं, बच्चे खुश हैं, टीचर्स अपने बारे में क्या बताएंगे? हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं। वी आर क्वाइट एंथुसियास्टिक कि हमारे बच्चे फिर से स्कूल आएंगे, फिर से रौनक होगी, हम फिर से खुश दिली से पढ़ाएंगे। वी आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। आप खुद देखिए हमारी सेलिब्रेशन से आपको कुछ पता ही चला होगा कि हम कितने खुश हैं। वी वेलकम देम होल हार्टेडली। वी आर वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।